तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर चुका है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम लोग इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पर, सही सही आंसर को लगाते भी चलिएगा और लास्ट में बताना कि कितना सही कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। बताओ जी, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, बताओ आप सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं बता दूं, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराड जो होता है वो धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि 1 फैराड बराबर कितना होता है, क्या अगर 1 फैराड बराबर पूछे तो क्या लगाओगे? तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। क्या 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो फैराड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है भाई? बताओ आप सभी। गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, या फिर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज एयर प्रोपोर्शनल टू, बताओ तो ये होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी कि गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी लगा रहे हो आप तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है भाई, सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी होता है, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है देखते हैं, आपके सामने ये आ चुका है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। बताओ जी, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है? बताएंगे आप सभी। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? पहले तो मैं बता दूं, इसका रचना यानी कि आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। कब? 1931 में। किसने किया था? तो वान डी ग्राफ साहब ने किया था। तो और ये जो उत्पन्न करता है वो करता है हाई वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है? तो 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बताओ आप सभी करेक्ट आंसर क्या होगा? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता देता हूं, ये 20 माइक्रोफैराड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर, क्या दो आवेशित वस्तु जो है चार्जेबल वस्तु है उसके उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके क्या समान हो? ये पूछा गया आप सभी। आवेश समान हो, धारिताएं समान हो, विभव समान हो, या फिर प्रतिरोध समान हो। तो ये जो होता है ये पोटेंशियल इज इक्वल होता है, यानी कि विभव समान होता है तभी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, यदि शीशे की एक पट्टी को यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या फिर शून्य होगी? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 6 का? तो मैं बता दूं, ये जो होता है ये सीधे रूप से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बताओ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया, कौन सा है? बताओ आप सभी। विद्युत विभव है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत आवेश है या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 7 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, यह होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मैं बता दूं, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम यानी कि एनसी इनवर्स लिख सकते हो। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, उसको भी आप याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे तो आप लगा दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो ये सीधे रूप से ये भी जो है ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेस हो जाता है। ओके, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता या फिर कौन सा विद्युत क्षेत्र। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं, वोल्ट प्रति जो मीटर होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होता है। भाई कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो ना आप, तो मैं बता दूं यह हो जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स, ऑप्शन सी में दिया गया, माइनस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन डीवी अपॉन डी एक्स यही सही आंसर है। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव, भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, तो विद्युत विभव बराबर यानी कि V बराबर जो फॉर्मूला होता है, V बराबर जो W अपॉन Q होता है, क्या W अपॉन Q होता है, यहां से अगर निकालते हो तो वाट का जूल हो जाता है और Q का कूलम हो जाता है, यानी कि इसका एक मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलम। क्या जूल प्रति कूलम, अगर 1 वोल्ट बराबर पूछे, 1 वोल्ट बराबर अगर पूछ दे तो ये होता है 1 जूल प्रति कूलम। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही बार आपके एग्जाम में भी ये दोनों आया हुआ है। अगर विद्युत विभव बराबर W अपॉन Q होता है, V बराबर W अपॉन Q, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जितना भी मैं बता दे रहा हूं उसको आप याद करते चलो। अगर पूछ दे कि विद्युत विभव कौन सा राशि है, तो ये जो होता है ये अदिश राशि, क्या होता है, क्या अदिश राशि है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्या अदिश राशि लिख लो भाई, अदिश राशि है ये एक प्रकार का, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कौन सा 12 नंबर सवाल, ये रहा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थिति यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, कौन सा होगा बताओ आप सभी। तो ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है। 12 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, तो इसका U बराबर जो फॉर्मूला होता है, U बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, क्या हाफ CV स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, लगा सकते हो आप, ये ऑप्शन बी में दिया गया हाफ CV स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, 1 फैराड बराबर होता है, ये भी मस्त सा क्वेश्चन है कि 1 फैराड बराबर आखिरकार होता कितना है, बताओ जी आप सभी। ये भी तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता था, तो फैराड होता था, आपको भी पता होगा, मैंने बताया था। F बराबर C बटा में भी होता है, तो यानी कि आप कह सकते हो फैराड कूलम प्रति वोल्ट होता है, यानी कि 13 का जो करेक्ट आंसर लगा सकते हो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 फैराड बराबर जो फॉर्मूला है, 1 फैराड बराबर जो होता है वो होता है 1 CV इनवर्स होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। इसीलिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, क्योंकि यहाँ C बराबर जो होता है वो होता है Q बटा में V, फॉर्मूला याद होता है आपको, Q हो गया कौन सा, तो कूलम हो गया, और V का हो गया वोल्ट, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट, यही तो यहाँ बना हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल ये रहा, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, कितना होता है, शून्य होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है, 1 कूलम होता है या फिर अनंत होता है। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह शून्य होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों ये शून्य होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, आप
आपके सामने ये रहा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। लो जी, अभी मैंने बताया विद्युत विभव वाला भाई, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है, आपको भी पता होगा। तो 1 वोल्ट बराबर मैंने बताया था, 1 वोल्ट बराबर मैंने बताया था 1 जूल प्रति कूलम होता है। ये वोल्ट क्या है, तो विद्युत विभव का मात्रक है। तो जूल प्रति कूलम कौन सा ऑप्शन में थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। विद्युतीय क्षेत्र में क्या, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य भाई वर्क डन पूछा गया है। तो यह होता है W बराबर PE 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। एक प्रोटॉन को 1 भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो एनर्जी को मापता है। यानी कि मैंने बताया है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है, आपको भी पता होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, तो ऊर्जा को मापता है, इसीलिए 1 वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछा गया आप सभी से। तो ये 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है भाई, याद जरूर करते चलो और क्लास को आप सभी लाइक करते चलो भाई। लाइक करते हो तब जो है हम आपके लिए क्लास लाने के लिए एकदम स्पीड में क्लास लाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या करा, आवेशित खोखले गोले के अंदर का बात हुआ तो आप शून्य लगा लो, कहाँ गया है शून्य, ऑप्शन बी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज कौन सा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल ये रहा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर जो होता है विद्युत विभव जो होता है वो धनात्मक और समरूप होता है, यानी कि पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा। यहाँ x दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन में x नहीं है वही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा x इसमें है, ये नहीं होगा, x इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा y जड़ तल की दिशा में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। दोनों मीडियम वालों के लिए एकदम अच्छे से ध्यान से देखो क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए देखिए ये रहा आपके सामने 22 नंबर सवाल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो cm कौन सा, कूलम मीटर होता है भाई, सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये कौन सा, तो कूलम मीटर होता है। ऐसे वाला जो कूलम और मीटर होता है इसको भी आप याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अन्य मात्रक की बात कर ले तो अन्य मात्रक डेबाई होता है, आपको भी पता होना चाहिए, अगर लाइन बाय लाइन पढ़े हो तो इसका अन्य मात्रक डेबाई होता है, यानी कि 1 कूलम मीटर बराबर होता है। 1 कूलम मीटर बराबर जो होता है वो होता है 3 × 10⁻29 कूलम मीटर होता है। इसको भी आप डेबाई होता है, सॉरी यहाँ डेबाई होगा, डेबाई होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे भाई, 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से ऊपर ही होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 1 से अधिक ही होता है हमेशा। जैसे पानी का हो जाता है 80 हो जाता है, और बेंजीन का भी ऐसा 2.3 के आसपास हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए 1 से हमेशा जो होता है 1 से ऊपर ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग क्या मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई ईवी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो एनर्जी को मापते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया करेक्ट आंसर है, ऊर्जा को मापते हैं। ध्यान में रखिएगा 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक कौन सा होता है। लो जी मैंने ये भी क्वेश्चन बता चुका है, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो होता है C बराबर जो होता है वो होता है Q/V। भाई Q का कूलम हो गया था और V का कौन सा वोल्ट हो गया था। अगर कूलम प्रति ऐसा भी आए तो आप लगा देना
देना। अभी तो फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल ये रहा, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? बताओ जी, संधारित्र जो होते हैं यानी कि कैपेसिटर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर देयर? कौन सा होगा राइट आंसर? तो मैं बता दूं, संधारित्र जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से सर जी, बता देते तो अच्छा होता। समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। कितना हुआ भाई? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए देखिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। देखिए 1 माइक्रोफेराड बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोफेराड का बात हुआ तो आप लगा लो ना भाई, 10⁻⁻6 होता है फेराड के रूप में। अगर माइक्रोफेराड आए तो 10⁻⁻12 फेराड होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक होता है। बेंजीन का, लो जी मैंने बताया था कि बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो आप लगा लो ना, एकदम आराम से लगा लो। कौन सा? तो 80 होता है। कौन सॉरी, यहाँ पूछा गया बेंजीन का तो 2.3 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वाटर का पूछे यानी कि पानी का पूछे, पानी पूछे तो आप 80 लगा देना। क्या 80 लगा देना? अगर निर्वात पूछे, निर्वात अगर ये भी पूछे तो आप लगा देना कितना? तो निर्वात का 1 होता है, आपको भी पता होना चाहिए। इसलिए फिलहाल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का 80 होता है, निर्वात का 1 होता है। ओके, परावैद्युत स्थिरांक पूछा गया, परावैद्युत सामर्थ्य नहीं है यहाँ। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल ये रहा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन सा होता है? तो वो होता है विभवांतर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ध्रुवन का परिणाम भाई? तो ये जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है डायपोल पोटेंशियल एनर्जी पर और थर्मिनल एनर्जी, दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए बोथ ऑफ एबव यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, आपके सामने है, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य बोले तो इसका ऐसा मात्र क्या होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो इसका तो टेंशन ही खत्म है, सब में वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। तो अब आपको पता करना है कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य होता कितना है, ये पता करना है। तो ये होता है 3 × 10⁻6 होता है, ये परावैद्युत सामर्थ्य है भाई। देख लो 3 × 10⁻6 और वोल्ट मीटर इनवर्स तो सब में है, ये भी लगा दो। यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये डी में दिया गया लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 31 का डी इज द करेक्ट आंसर। भाई परावैद्युत स्थिरांक और सामर्थ्य ये दोनों जो है ये अलग होता है। अगर वायु का परावैद्युत स्थिरांक पूछे, कांस्टेंट पूछे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तब 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पूछा गया स्ट्रेंथ पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई दोनों में अंतर होता है, इसीलिए याद रखिएगा सामर्थ्य और स्थिरांक अलग अलग होता है। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने कि परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लो जी, कितना आसान सा सवाल है, अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया परावैद्युत सामर्थ्य आए तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी तो मैंने बताया कौन सा ऑप्शन में दिया गया, वोल्ट मीटर, ये तो नहीं होगा। वोल्ट मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा और वोल्ट ये भी नहीं होगा। तो वोल्ट प्रति मीटर कौन सा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट मीटर इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए सबको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर से हमने सिलेक्ट किया था 32 ही ऑब्जेक्टिव, अब आगे नहीं है। अब आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को क्या करना है, तो भाई लाइक कर देना है और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। ओके जी, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ, 32 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए ये तो भाई जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना सही कर पाया। ओके, तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद कर लेना भाई, तभी तो एग्जाम में 4 पाओगे ना। इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत करना है।